हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण में विशिष्ट अभिलक्षण था? तो आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य कला एवं संस्कृति का पोषक रहा है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत मंदिर वास्तुकला में बहुत से नए तत्वों का समावेश किया गया। कल्याण मंडप की रचना इन्हीं में से एक है। यह गर्भगृह के समीप खुला प्रांगण होता था। यानी कि मान लीजिए ये मंदिर है और यहाँ पर जो है भगवान जी या शिव जी जो भी हैं बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एक खुला मंडप होता था। यहाँ पर क्या किया जाता था, जिसे देवी देवताओं से संबंधित समारोह, विवाह उत्सव आदि का आयोजन किया जाता था। तो जो प्रतिमा है वो यहाँ रहती थी और उन्हीं के सम्मुख क्या है, विवाह उत्सव किया जाता था। आगे है मंदिर वास्तुकला में एक अन्य विशेषता थी अम्मान मंदिर, जिसमें मुख्य देवता की पत्नी की पूजा की जाती थी। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत में राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये एकदम सही है। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो ये प्राचीन देसी, तो ये एकदम गलत हो जाएगा ये। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया था। तो मीर बख्शी जो है मुगलों के समय में आया था। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके अलावा हम व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन के अंतर्गत राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल या आमिल गुजार कहा जाता था। आमिल शब्द का अर्थ है ग्रामों में भूमि की वसूली करने वाले अधिकारी। इसे आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करके दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। आगे इस प्रणाली एकता प्रणाली की शुरुआत जो है भारत में सल्तनत काल में इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकता प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इल्तुतमिश द्वारा। ये एक पूर्णतः नई व्यवस्था थी, बिल्कुल नई व्यवस्था थी, पुरानी नहीं थी। मीर बख्शी का पद मुगल काल में अस्तित्व में आया था। यहाँ पर मुगल काल है, भूगोल नहीं है, मुगल काल है। सल्तनत काल के दीवान ए आजिर के स्थान पर मुगल काल ने यह पद बनाया गया था। ये साम्राज्य का सर्वोच्च भुगतान अधिकारी यानी सबसे भुगतान अधिकारी था। चूंकि मुगल काल में मनसबदारी पद्धति थी और सैनिक व असैनिक सेवाओं का एकीकरण किया गया था, इसलिए यह सभी अधिकारियों का भुगतान करता था। यह मनसबदारियों की नियुक्ति की सिफारिश तथा उनके लिए जागीर की अनुशंसा भी करता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो संत निम्बार्क अकबर का जो समय है ये 1200 से संबंधित, ये 1500 से संबंधित इनका जन्म होता है। एग्जैक्ट डेट नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर लगभग बता रही हूँ। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। और संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये दोनों भी समकालीन नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे व्याख्या देखते हैं। संत निम्बार का जन्म 1250 में हुआ था, जैसे कि मैंने बताया 1200 के लगभग 1250 में हुआ था। और अकबर का जो है, आगे देखते हैं, इन्होंने देवता देवत्ववाद और भेदा भेदभाव नामक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, महेशी संप्रदाय और संकादिक संप्रदाय भी कहा जाता था। मान्यता है कि संकादिक ऋषियों ने भगवान के हंस अवतार के ब्रह्म ज्ञान को निगूढ़ शिक्षा ग्रहण करके इसका प्रथमा उपदेश उसके शिष्य देवर्षि नारद को दिया गया था। इसके ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व हुए निम्बकाचार्य, जिससे यह निम्बार्क संप्रदाय भी कहलाया। अब अकबर का जन्म यहाँ पे दिया है 1542 में हुआ था। तो यहाँ पर उनका होता है 1250 निम्बार्क का, और अकबर का होता है 1542। तो ये इसका कोई मेल नहीं है, समकालीन बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखते हैं। कबीर का जन्म जो है 1440 में हुआ है। 15वीं सदी के महान रहस्यवादी कवि और संत थे। ये हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के ज्ञानाश्रय निगुण काव्यधारा के प्रवक्ते शेख अहमद सरहिंदी का जन्म 1564 में हुआ था। ये
16वीं सदी के विख्यात सूफी विद्वान थे। इसका संबंध हनफी विचारधारा और नक्शबंदी सूफी संप्रदाय से ये स्पष्ट है कि कबीर का जन्म 15वीं सदी के पूर्वार्ध में अर्थात शेख अहमद सरहिंदी से पहले हुआ है। तो इसलिए दोनों कथन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, तो यहाँ पर नहीं किया मतलब समर्थन किया था, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अवैध घोषित कर दिया गया था, तो ये एकदम सही है। तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है और तीसरा यहाँ पर सही है। तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में बहुत से भारतीय श्रमिकों को अनुबंध प्रणाली यानी एक करार कराया जाता था, उसके आधार पर भारत से बाहर भेजा गया और 1879 में इसी प्रणाली के तहत लियोनीडस जहाज के द्वारा 469 भारतीयों को फिजी भेजा गया था। इस अनुबंध को लोग गिरमिट के नाम से पुकारते थे, इसलिए इस अनुबंध प्रणाली का नाम जो है गिरमिटिया प्रणाली पड़ा। इन श्रमिकों को अपने प्रशासन के दौरान अनेक प्रकार के भेदभाव और शोषण का शिकार होना पड़ता था। इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से ही अभियान जो है स्टार्ट किया था। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था और वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भारत सुरक्षा और गिरमिटी प्रथा अधिनियम रखा। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 12 मार्च 1917 को इस प्रणाली को क्या किया था, समाप्त करने की घोषणा की थी। महात्मा गांधी ने चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में विश्व युद्ध हेतु भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था, समर्थन यहाँ पर किया था, विरोध नहीं किया। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून को तोड़ने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था, ये एकदम सही हो जाता है। तो हमारा पहला और तीसरा जो आंसर है वो यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उम्र में बताने हैं कि कौन कौन से है। तो यहाँ पर सर तेज बहादुर सप्रू है अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ के, एकदम सही है। केसी नियोगी सदस्य हैं संविधान सभा के, ये भी सही है। पीसी जोशी महासचिव हैं भारतीय साम्यवादी दल के, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, व्याख्या ऑप्शन देख लिया, व्याख्या देखते हैं। अखिल भारतीय उदार संघ की स्थापना 1919 में हुई तथा वर्ष 1927 में तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष बने। केसी नियोगी पश्चिम बंगाल के भारतीय राजनीतिक थे, ये भारत की संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और सदस्य और भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी। इस दल की स्थापना मानवेंद्र राय द्वारा की गई थी। पीसी जोशी वर्ष 1935 से लेके 1947 तक इस दल के महासचिव बने रहे। तो इस हिसाब से जो है हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। सही कथन हमें सही नहीं है वो बताना, सही नहीं है। तो सम्राट अकबर द्वारा उन्हें तानसेन की उपाधि दी गई, ये ही जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। अकबर द्वारा नहीं, ये जो रीवा के राजा थे उनके द्वारा दी गई थी। आगे देखते हैं, तानसेन ने हिंदी देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, बिल्कुल सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, ये भी सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए सही होगा। व्याख्या देखते हैं, बाकी अकबर ने उनको उपाधि दी थी पर तानसेन की नहीं दी थी। व्याख्या में देखते हैं, मियां तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इन्हें अकबर के नवरत्नों में गिना जाता था, यानी उनके 9 रत्न थे, उस 9 में से वो एक था। उन्हें अकबर ने रीवा के राजकुमार रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर ने तानसेन को भरणवाणी बिलास की उपाधि दी थी, ना कि तानसेन की। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित अनेक ध्रुपदों की रचना की, साथ ही तानसेन ने अनेक संरक्षकों से संबंधित
रागों की भी रचना की थी। तानसेन ने अनेक रागों की रचना मौलिक रचना है इनकी, मतलब मौलिक प्राथमिक रचना है। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत द्वारा उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम एवं व्यक्तिगत चित्रों के रूप में जोड़ दिया? तो इसका आंसर बिल्कुल जहांगीर ही होगा। जहांगीर एकदम सही है। यूजीसी नेट जो है क्वेश्चन यहाँ से बनाती है, 100% एग्जाम में आएगा ही यहाँ से क्वेश्चन जहांगीर से रिलेटेड। जहांगीर अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां, तो यहाँ औरंगजेब, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और कहाँ से आना है? आर्ट एंड कल्चर वाला जो है, उनके स्थापत्य कला, उनकी चित्रकला और उनके जो आर्किटेक्चर बने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% है कि यहाँ से आएगा। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु की चित्रकारी के प्रयोग की पद्धति को समाप्त कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया, समाप्त ही कर दिया। उसके स्थान पर छवि चित्र यानी पोर्ट्रेट इस तरह से बनाया जाता है, इतना सा पोर्ट्रेट बनाया जाता था। चित्राधार एल्बम प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तिगत रूप चित्रों से संबंधित चित्र की परंपरा शुरू की गई। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ चित्रकारों के नाम भी आते हैं कि उसके कौन से प्रमुख थे और कौन सी चित्रकारी बनाते थे। पक्षियों का चित्रकार बनाने में कौन माहिर था? मंसूर और मनोहर का नाम आता है इसमें। अबुल हसन का नाम आता है, व्यक्ति के चित्रों में महारत हासिल था। आगे है तुझो जहांगीर में किसने बनाया है? अबुल हसन ने चित्र बनाया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदारी और जहांगीर के बीच क्या अंतर है, ये यहाँ पर बताना है। तो जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जहांगीर बार बार आ रहा है क्योंकि अभी जहांगीर को इतना पढ़ लिया। तो यहाँ पर क्या, जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई कर्तव्य पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा है, जहाँ जागीरदारों के लिए किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। अगला है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे ऑप्शन, तो ना तो एक और ना ही दो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल काल में जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले कुछ राजस्व क्षेत्र दिया जाता था, तथा जमींदार वे स्वामी होते थे जिन्हें कुछ ग्रामीण से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। तो एक हो गया यहाँ पर जागीर यहाँ देखिए, यहाँ पर जागीरदार हैं और दूसरी तरफ कौन है? जमींदार। तो जागीरदार में क्या है, एक राजस्व के लिए एक नगद वेतन ना देकर इनको खेत दिया जाता है या फिर जमीन दी जाती है, और जमींदार जो है वो राजस्व वसूल करते थे, एक क्षेत्र के राजस्व वसूल करते थे। तो ये अंतर है। आगे है, जमींदार के वंशानुगत अधिकार होने के पश्चात वह भूमि का इस भूमि का मालिक नहीं होता था, मालिक बिल्कुल भी नहीं होता था। किसान जब तक भू राजस्व अदा करता था तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। जागीरदार और जमींदार में प्रमुख अंतर ये है कि जागीरदार जो है हस्तांतरित कर दी जाती थी, जबकि जमींदार जो है वो स्थायी और वंशानुगत अधिकारी होता था। आगे है, स्वतंत्र भारत में सुधार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आज़ादी के बाद का जो इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद उसने पूछा, स्वतंत्र भारत के बाद जो है सुधार कौन कौन सा हुआ है, उसका कथन कौन से सही है? तो हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। अगला, भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि प्रदान करना था, ये एकदम सही है। इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों को
और कृषि का मुख्य रूप बनाया गया गलत है। भूमि सुधारों में हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी थी, तो ये भी यहाँ पर गलत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों को भूमि देना था, परंतु इससे कृषि भूमि छोटे छोटे भागों में बढ़ गई और नकदी फसलों की खेती इससे प्रभावित हुई, अतः भूमि सुधार विफल हो गया। अगला है चार्टर एक्ट से 1813 का चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट जितने भी हैं अधिनियम है उनमें से एक क्वेश्चन जो है आता ही आता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1813 का चार्टर एक्ट है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिपत्य को चाय का व्यापार चीन के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया। ये एकदम सही हो जाएगा। इसने कंपनी का अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी यहाँ पर काफी हद तक सही है। और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये एकदम गलत हो जाएगा। तो हमारा ए और 2 सही है, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसने भारत के चाय एवं चीनी के व्यापार को छोड़कर कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। इस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता और नियंत्रण शक्ति का विस्तार कर उसे सुदृढ़ बनाया गया तथा कंपनी द्वारा भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को और अधिक सुदृढ़ कर दिया। इसी चार्ट एक्ट ने सर्वप्रथम शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख क्या कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, इसी चार्टर एक्ट ने शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख से अधिक रुपए की बजट की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। भारत ने ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में पिट्स अधिनियम 1784 के मध्य ले गया और स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गया। तो 10 क्वेश्चन के ही वीडियो काफ़ी है और अगला जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।